स्वागत है आप सभी को आपकी सर रिंकी जी के ज्ञान में। आज मैं एक नए सेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ और जो हमारा विषय रहने वाला है, विषय हो गए प्राचीन भारत के स्रोत, यानी कि झारखंड से जो क्वेश्चन होंगे वो झारखंड टेट में जो होने वाले एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए, और ये सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से ज़रूर एक दो या तीन क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जितने सारे नोटिफिकेशन रहे आप लोग तक पहुंच पाएँ, और सेशन ज़्यादा पसंद आए तो आप दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। हमारा पहला प्रश्न क्या है, अभिलेखागार वास्तव, इसमें हम प्रैक्टिस लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप लोग को प्रैक्टिस होते चलेगा क्वेश्चन को, तो प्रैक्टिस लगाएंगे कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग साथ साथ में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। ऑप्शन बी में खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। और सी में क्या है, पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष को रखा जाता है। ऑप्शन डी में खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आप लोग लगा दिए होंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतें के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशेषागार कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो, क्या है क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा क्या कह रहा है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन और ए और बी विचार, इसमें विचार करना, ठीक है। तो पांडुलिपि और अभिलेख में इसमें दो कथन दिया गया है, उसके बारे में क्या सही है कौन सा गलत है इसको टिक करना है। तो पहले ए में पढ़ देती हूँ कि पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ये सही है। बी में क्या है कि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। तो इसका भी ये बी भी सही है कि अभिलेख जो होते थे पत्थर और धातु जैसी कठोर चीज़ होता था उससे में उसी सतह पर उत्कीर्ण यानी लिखा जाता था। तो इसका ऑप्शन बी भी हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत लोगों का एक समूह था, ठीक है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारत का वे डैश में रहते थे। तो भारत लोग जो एक समूह था वह कहाँ रहते थे। तो इसका ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी उत्तर भारत में, ऑप्शन सी पश्चिम भारत में, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम भारत में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत में भारत लोगों का एक समूह था जिसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ये रहते थे उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इतिहास हमारे भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए में डॉक्टर राधाकृष्णन का है, बी में रैप्सन का है, सी क्या हो जाएगा प्रोफेसर घाटे का है, या डी जॉन्स का है। तो किसका कथन है कि इतिहास हमारे भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है और लेखा जोखा, यह कथन किसका है। ये प्रोफेसर घाटे का कथन है। ये देखिए आएगा जरूर ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड टेट में। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे, मतलब खोजकर्ता कौन थे, सर्वे कौन किए थे, ठीक है, उसको लगाना है। तो इसका ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। सर विलियम जोन्स थे, ऑप्शन बी में जेम्स प्रिंसेप थे, ऑप्शन सी जेम्स फर्गुसन थे, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेयर जनरल माना जाता है। उन्होंने खोज किए थे।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो शाहनामा लिखी गई है, इसका ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए उभर ख़याम। इससे क्या होगा कि देखिए आप लोग को प्रैक्टिस भी होते चलेगा और साथ साथ में क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन ए में उभर ख़याम, ऑप्शन बी में फिरदौसी, ऑप्शन सी शेख सादी, ऑप्शन डी कौंडिन्य। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा फिरदौसी। तो शाहनामा के लेखक कौन थे? तो फिरदौसी थे। अगला क्वेश्चन है, अजंता का गुफा कहाँ है? अजंता का गुफा स्थित है, यानी कि कहाँ पे है? तो अजंता की गुफा कहाँ है? तो ऑप्शन पे पढ़ देती हूँ। गुजरात में है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन डी राजस्थान में है। तो अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में एक और गुफा है, एलोरा का गुफा। एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास कब प्रारंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ। ठीक है, जब मानव स्मृति प्रारंभ हुई। बी में जब सी क्या है? जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर, जब से मानव ने लिखित साक्ष्य प्राप्त किए हैं तब से इतिहास का प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तब। अगला क्वेश्चन है, प्लिनी कौन थे? प्लिनी कौन था? तो ये करेक्ट, इसका ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए में कवि जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है, ऑप्शन बी में एक राजा जो अफगानिस्तान में बस गया था, ऑप्शन सी में एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख मिलता है। इसमें थोड़ा सा मैं दिखा दे रही हूँ। उल्लेख किया गया। ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी, जिसने भारत रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख भी किया है। ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो प्लिनी कौन थे? तो प्लिनी एक रोमन विद्वान थे जो भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देती हूँ जो कि आप लोगों को ऑप्शन बढ़िया से दिखे। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित करने में समस्याएं भी है, निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन ए में है त्रिविभाजन भारतीय राज्यों को क्रमिक गति को दर्शाता है। ऑप्शन बी में क्या है? 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन सी में यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना और लोकतंत्र और समानता से संबंधित है। ऑप्शन डी में क्या है कि भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्य काल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर अस्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जो आधुनिक काल, विज्ञान, तर्कना और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट कर दिया है, इसको मैं आगे स्किप करती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? आदिवासी लोग जनजातियाँ अपना, यानी कि आदिवासी लोग को क्या बोलते थे? जनजातियाँ अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो आदिवासी लोग जो था कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि उसमें उस समय कुछ लिखा नहीं जाता, रिकॉर्ड लिखा नहीं जाता था। तो इसका ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए में प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके,
ऑप्शन बी में आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, ऑप्शन सी पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, ऑप्शन डी वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि आदिवासी लोग जो अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो है इतिहासकार इतिहास कैसे लिखते हैं, तो वो आदिवासी लोग के वाचिक परंपराओं के द्वारा, यानी कि बोल करके या गा करके या कविता सुना करके वो लोग अपना रिकॉर्ड रखते थे। तो वाचिक मतलब क्या होता है, वाच बोलना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक काल वह है जहाँ, तो ऑप्शन ए में है अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, ऑप्शन बी उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, ऑप्शन सी इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, ऑप्शन डी इतिहास लिखते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अतीत के स्मृति शेष जहाँ मिलते हैं वही ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो अतीत के स्मृति अवशेष मिलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कॉमन एरा से क्वेश्चन है। कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा का मतलब है क्रिश्चियन एरा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन एरा, ठीक है। एरा यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जो है कॉमन एरा बोलते थे, और ईसा मसीह के बाद जो है बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। तो इसको क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन ए में आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा नहीं होगा ये। ऑप्शन बी में पढ़ती हूँ कि हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा है। ऑप्शन सी में ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा है। ऑप्शन डी में क्या है, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया का अधिकांश देशों में है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन एरा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? इसका ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। पहला है क्या है, पारसी साहित्य, बी में संस्कृत साहित्य, सी में है उर्दू साहित्य और डी में हिंदी साहित्य। तो प्राचीन काल में आप लोग को सभी को मालूम होगा कि प्राचीन काल में जो है संस्कृत से जो है साहित्य लिखे जाते थे। तो संस्कृत साहित्य जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक थे। तो इंडिका का लेखक कौन थे? तो ये इंडिका का लेखक कौन थे? तो सभी को पता है, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज। और एक और क्वेश्चन इसमें, अलबरूनी के द्वारा क्या लिखा गया है? किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखा गया? इंडिका लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? तो प्रशस्ति के बारे में कौन सा गलत है? तो मैं इसको पढ़ती हूँ ऑप्शन में। पहले ऑप्शन ए, राजा की प्रशंसा करने तथा उनकी संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। तो बी में क्या है, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। सी में है, ये जिस काल से संबंधित थे उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत है। डी में क्या है, प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है। लेकिन ये जो है गलत, इसमें बोल रहा कौन सा गलत है? तो गलत यही हो जाएगा, ऑप्शन ए में आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? इसको जो सही नहीं है उसको टिक करना है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। जो हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखा जाता था प्राचीन में। वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है। वे हस्तलिखित थी और उनके बाद मुद्रित की गई। और इसका क्या होगा कि ऑप्शन डी में कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी जाती थी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे काल, बी हो जाएगा इसका आंसर। वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है। इसका ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा, यही सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी ये प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की जाती थी। और डी में क्या, हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी जाती थी, ये सही है। बाकी जो ये बी वाला जो है ये सही नहीं है, बी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी लगाएंगे, जो सही नहीं है उसी को। अगला क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासक के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। यात्रियों का वृत्तांत है, और ऑप्शन बी में सिक्के, ऑप्शन सी में बौद्ध, और ऑप्शन डी में जैन साहित्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हिंद यूनानी शासक जो थे ये सिक्के जारी करवाते थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, सिक्के से संबंधित है। तो सिक्के से संबंधित और भी क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो सर्वप्रथम थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले, सर्वप्रथम सोने के सिक्के, ठीक है, सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? तो ये इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक शासक थे। और सर्वाधिक सोने के सिक्के जो जारी किए थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन जारी किए थे? कुषाण शासक ने। ठीक है, और एक है सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक हो जाएगा। और सर्वाधिक सोने के सिक्का जो किया था, सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी कौन किए थे? तो ये किए थे गुप्त शासक के द्वारा। ठीक है, गुप्त शासकों के द्वारा किए गए थे। तो सिक्के से क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे इंडो ग्रीक ने किए थे, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण शासक ने, और सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले थे गुप्त शासक के द्वारा। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? तो गुरु के पास जाकर समीप बैठना है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप। उपनिषद की संख्या 108 है। कितना संख्या है? 108, जिसको 13 उपनिषद ही प्रमाणिक माना गया है। ठीक है, याद रखेंगे, उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 को ही प्रमाणिक माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? 2012 में क्या लिखेंगे? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या लिखते थे हम लोग? क्रिश्चियन एरा। ठीक है, क्रिश्चियन एरा, कॉमन एरा लिखते थे। और 2012 में बीसी लिखेंगे, यानी ईसा मसीह के बाद जो है बीसी लिखेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो महापाषाणों, इसका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन में पढ़ती, इनका उपयोग दफन करने की जगह चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप से पाए गए थे। सी में क्या है? ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। डी में है ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम संकेंद्रित थे। इसका आंसर हो जाएगा महापाषाण के विषय में जो कथन सही है, इसका करेक्ट आंसर ये, इनका उपयोग दफन करने की जगह चिन्हित करने के लिए किया जाता। दफन जो करते थे उसको चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए में मंदसौर हो जाएगा, ऑप्शन बी में मलेच्छ हो जाएगा, ऑप्शन सी निषाद हो जाएगा और ऑप्शन सी पनिकर। तो क्या होगा आंसर? इसको निषाद बोलते हैं, निषाद। करेक्ट आंसर निषाद हो जाएगा, कि जंगलवासी किस नाम से जाने थे? निषाद के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था? 6ठी एवं 4ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता था इसको, किसको? मगध को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसमें कौशल की राजधानी श्रावस्ती था। कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती, श्रावस्ती। ठीक है, और काशी वाराणसी, काशी का वाराणसी। ठीक है, लिखा नहीं रहा, वाराणसी। पंचाल अहिछत्र, अहिछत्र। ठीक है, पंचाल अहिछत्र। और मगध का भी राजगीर। राजगीर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सबसे शक्तिशाली जो जनपद हुआ करते मगध। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं, आगे फिर वीडियो में इसी तरह का लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सेशन ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में यहाँ समाप्त कर देती हूँ।